हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 4 थर्ड चैप्टर फिजिक्स का, जिसके अंदर हम सीखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मींस व्हाट कि रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मैंने आगे के टॉपिक के अंदर सिखा दिया है। अब वो कैसे डिपेंडेंट है, उसका जो फॉर्मूलाज है वो हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे बच्चों। इसका जो फॉर्मूलाज है वो है आर एफ। यदि समझ लो T0 इनिशियल टेम्परेचर हो और यदि TF फाइनल टेम्परेचर हो, तो T0 पे यदि रेजिस्टेंस R0 हो और TF पे रेजिस्टेंस RF हो, तो RF फाइनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है एक स्पेसिफिक एक मेटल्स के लिए, जिसका एक मेटल है जिसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? अल्फा। कोएफिशिएंट यदि अल्फा है तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? सो आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा TF माइनस TO, जहां TRF है फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, 1 प्लस अल्फा कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये, और बाकी की जो वैल्यू है TF माइनस T0 वो है टेम्परेचर। तो बच्चों ये आपका एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इसके डेरिवेशंस आता है, लेकिन आपको कुछ इतना भी काम नहीं है। वैसे टेक्स्ट बुक में भी इसका डेरिवेशंस दिया नहीं है। ओके, यदि आपको डेरिवेशन सीखना है तो आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं आपको उसका PDF फाइल, उसका स्कैन किया हुआ, यानी कि मैं अपने हिसाब से डिराइव करके लिख के आपको फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, आपका कमेंट्स के अंदर आपका मोबाइल नंबर डाल दो, यदि आपको इसका डेरिवेशन सीखना है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, क्योंकि अदरवाइज ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे बच्चों। सो आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा TF माइनस T0। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला, तो वैसे ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा TF माइनस T0। बच्चों ये सेम फॉर्मूला है, किसका है? रेजिस्टिविटी का। आपने जैसे 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के अंदर भी सीखा होगा लेंथ वाला फॉर्मूला, सिमिलरली इस टाइप का ही कुछ फॉर्मूला है ये बच्चों। अब देखो, अल्फा की जो वैल्यूज है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी। समझ लो ये मेटल्स है, यदि मेटल्स है तो आपको पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। यदि वो नॉन मेटल है, मेटल यानी कि वन टाइप ऑफ द कंडक्टर, राइट, वन टाइप ऑफ द कंडक्टर। अब यदि वो नॉन मेटल है, या फिर ऐसे लिख सकते एलॉयस है, नॉन मेटल तो आएगा नहीं, तो सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। यदि मटेरियल्स जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए अल्फा की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अल्फा की नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रहा है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू क्या शो कर रही है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर? और एलॉयस के लिए ये जो रेजिस्टिविटी होगी, ये अल्फा कोएफिशिएंट टर्म ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0, माइनर सा 0.005 जैसी कुछ वैल्यू हो सकती है, नियर अबाउट 0, पॉजिटिव बट नियर अबाउट 0 वैल्यू होगी। तो बच्चों क्लियर? आपको पता होगा, तो आप ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो मैंने समझाया था, ये मेटल्स का ग्राफ था, टेम्परेचर वर्सेस। ओके, आप सॉरी, मैं आपको यहां बता देता हूं। चलो, ये कंडक्टर का ग्राफ है, ये एलॉयस का था, और ये है सेमीकंडक्टर। यहां अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव। यहां अल्फा इक्विवेलेंट टू नॉट 0, यहां अल्फा नेगेटिव होगा। ओके, तो बच्चों कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं? ये लास्ट लेक्चर का टॉपिक है। यदि आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज आगे जाके आप उस लेक्चर्स को अटेंड करो, बाद में इस टॉपिक के ऊपर आओ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस ये 4 फॉर्मूला था, मेन ये 2 फॉर्मूला से समझ लो। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट टर्म्स, जहां कंडक्टर के लिए वो पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के नेगेटिव होता है, और एलॉयस के लिए 0 होगा। ये आपको MCQ में मैक्सिमम काम आ सकता है बच्चों। ओके, ये टॉपिक आपको MCQ में काम आ सकता है, याद रखना बच्चों। ये जो मैंने समझाया वो कि मेटल्स कंडक्टर के लिए ये सिचुएशन होगी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में ये क्या होगा? सिचुएशन होगी। एलॉयस में तो आपको पता है कि कुछ चेंजेस होता नहीं है बच्चों।
क्लियर। अब समझ लो कि ये जो फॉर्मूला है आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी नॉट, इसमें से मैं यदि टी एफ को मेन बना लो, जैसे यहां से मैं आपको ऐसे समझाऊ कि आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आर नॉट इंटू 1 आर नॉट इंटू अल्फा टी एफ माइनस टी नॉट। ओके, आर नॉट इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। ओके, इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी नॉट। अब समझ लो आर नॉट और अल्फा, सॉरी अल्फा को यदि मेन मान तो आर नॉट और टी एफ माइनस टी नॉट यहाँ नीचे आ जाएगा, तो आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी एफ माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये आपको अल्फा का फॉर्मूला मिलेगा। ओके, इसको आप यदि दूसरे फॉर्म में लिखना है, आर एफ और आर नॉट की जगह आर टू आर वन लिखो, तो ये से भी लिख सकते हो आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन ब्रैकेट के अंदर डेल्टा टी का मीनिंग क्या हुआ, टी एफ माइनस टी नॉट, डेल्टा टी का मीनिंग हुआ ये, इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो बच्चों ये आपका जनरल फॉर्मूला मिला, अल्फा यानी कि कोएफिशिएंट का जनरल फॉर्मूला मिला। तो बच्चों क्लियर है, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है, याद रखना ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम आ सकते हैं सारे फॉर्मूलाज। ओके, इतने कंसेप्ट के अंदर ये स्क्रीन के अंदर आप जो चीज देख रहे हो वो सारी चीज बहुत आईएमपी टॉपिक और आईएमपी कंटेंट है, तो याद रखना बच्चों, काम आएगा। ओके, सो आई होप यदि डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ते क्वेश्चंस ले लेते हैं, वो जो फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किया उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते। तो बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर आपको दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट। ओके, गुड। So resistance of the platinum wire of the platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohms। यानी कि अब डेटा ले लेते हैं हम पहले। तो एक प्लेटिनियम वायर है, एक क्या है प्लेटिनियम वायर, ओके, नाउ द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है एट द आइस पॉइंट। अब देखते आइस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तब जो रेजिस्टेंस है आर नॉट, तो हम ले लेते हैं 5 ohms। क्लियर है बच्चों, आइस पॉइंट यानी कि थीटा टेम्परेचर कितना हुआ 0, तो टी नॉट क्या लिख सकते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस। तो आर नॉट क्या है बच्चों 5 ohms। ओके, अब एट द स्टीम पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट यानी कि जो टेम्परेचर पे आइस बनता है, तो क्या कौन से टेम्परेचर पे आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस पॉइंट हमने लिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट यानी कि 100 सेल्सियस, क्योंकि स्टीम कौन से डिग्री टेम्परेचर पे बनता है 100 सेल्सियस पे, तो 100 सेल्सियस हम ले यदि टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 100 सेल्सियस। सो R1 कितना होगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस आपको दिया है 5.23, R1 है 5.23। अब क्वेश्चन है व्हेन थर्मोमीटर इंसर्टेड इन द हॉट बाथ जिसका टेम्परेचर यहां आपको दिया नहीं है, तो इन द हॉट बाथ, तो हॉट बाथ का टेम्परेचर हम T2 यदि T सेल्सियस ले, तो रेजिस्टेंस R2 कितना होगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस है 5.795 ohms। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर है। सो नाउ कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, हमें क्या फाइंड करना है, ये टी की वैल्यू फाइंड करनी, सारी वैल्यू हमारे पास है, जस्ट टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बच्चों मैं एक फॉर्मूलास बनाता तो आपको पता होगा कि आर एफ आर फाइनल, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस टी नॉट। क्लियर, दो टेम्परेचर एंड दो रेजिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला है। सिमिलरली मैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बना सकता हूं, R2 इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस टी नॉट। ओके, सिंपल सी चीज है, वो फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको आगे समझाया था वही फॉर्मूला, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी नॉट। अब डेटा डाल दे, ओके, आपके पास दो ऑप्शन है, या डेटा डाल दो और अल्फा की वैल्यू को मेन बना लो, या पहले से हम इसमें से अल्फा को मेन बना ले। तो अल्फा को यदि मेन बना तो अल्फा के न्यू फॉर्मूलाज मिला था यदि आपको पता हो तो ये,
तो पहले आपके पास जो डेटा है वो डाल देते हैं, चलो, ओके, बाद में अल्फा को मेन बनाते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5.23 ohms इज इक्वल्स टू R0 है 5 ohms, 1 प्लस अल्फा हमारे पास नहीं है, T1 कितना है बच्चों, 100 सेल्सियस, माइनस T0, तो T0 कितना है, 0 सेल्सियस। अब 5.23 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ओके, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल रहा है। अब उसमें से मैं यदि अल्फा को मेन बना लूं, ओके, इसमें से यदि मैं अल्फा को मेन बना लूं तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से हो जाएगा कि 5.23 माइनस 5 अपॉन 100, ओके, यदि अल्फा को मैं मेन बनाऊं ब्रैकेट ओपन करके तो ये वैल्यू कुछ इस हिसाब से आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ R2 की वैल्यू डाल देता हूं मैं 5.795, R0 5, 1 प्लस अल्फा पता नहीं है, T2 T टेम्परेचर दिया नहीं है, T0 तो 0 टेम्परेचर है, तो 5.795 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। यदि मैं उसमें से अल्फा को मेन बना लूं तो क्वेश्चन में इस हिसाब से वैल्यू मिलेगी आपको अपॉन 5। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों, ओके, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं, सॉरी 5 नहीं आएगा, नीचे टी आएगा। अब दोनों अल्फा अल्फा है तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो 5.23 माइनस 5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5.795 माइनस 5 अपॉन टी, ओके। अब देखो बच्चों, इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें टी की वैल्यू जो मिलने वाली है, टी इज इक्वल्स टू, ओके, वो वैल्यू मिलेगी आपको 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। आई होप सभी को क्लियर है, ओके, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट समझ लो और डेटा समझ लो, कॉन्सेप्ट और डेटा आपके पास यदि हो जाएगा बाद में फॉर्मूला याद रखना होगा, जो आपने ऑलरेडी याद रख चुके हैं, आगे के स्टैंडर्ड में भी आ चुका है फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ओके। तो ये फॉर्मूला है, वैल्यू डाल दी हमने, इसी हिसाब से अल्फा को मेन बना लिया और दोनों को कंपेयर कर दिया, तो हमें टी की वैल्यू जो अननोन टर्म्स था वो मिल जाएगा। आई होप क्लियर है सभी को, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मिस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिस्टर, ओके। काफी सारे स्टूडेंट्स, ये देखो, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इट्स नॉट पार्ट्स ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस, ये एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं टॉपिक समझा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट ये चैप्टर्स के अंदर है, काफी सारे एक्स्ट्रा एसएल अरोरा में है, एचसी वर्मा में है, काफी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा शक हुआ कि इनकेस ये इंपॉर्टेंस है तो मुझे समझाना चाहिए आपको। थर्मिस्टर है क्या, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। आपने ये देखा होगा, कोई भी सर्किट होगा जिसके अंदर इस टाइप का कुछ सर्किट के अंदर डिवाइस देखा होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। काम क्या करता है बच्चों, तो इट इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। वो कहाँ यूज होता है, हीट सेंसिटिव डिवाइस, इट इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ हीट सेंसिटिव, जो हीट को सेंस करता है, सेंसिटिव डिवाइस। कहाँ यूज होगा बच्चों, तो जनरली क्या है कि ये जो है ना, एक ऐसा रजिस्टर है जो टेम्परेचर के साथ वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर is change with टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। किससे बना होता है कि कोई भी जनरली मेटल्स होते हैं, ओके, मेटल लाइक कोई भी हो सकता है, तो उसके ऑक्साइड से बना होता है। इट इज मेड फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड, इट इज मेड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, ओके। अब दूसरा टॉपिक है, तो कहां यूज होता है, तो जनरली ये यूज होगा कोई भी ऐसे डिवाइस जिसमें टेम्परेचर सेंसिंग का यूज होता है, तो इट इज यूज्ड इन, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। कोई भी टेम्परेचर सेंसिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी कंट्रोलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कंट्रोल इंडस्ट्री के अंदर,
ओके, ये जनरली यूज होता है। मैं आपको घुमा फिरा के नहीं समझा रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ऐसा बोलूं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक एसी के अंदर आपने एक बार सेट किया 25 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे रूम टेम्परेचर 28 है तो 27, 26, बाद में 25 होगा तो बाहर का एग्जॉस्ट बंद हो जाएगा, कट ऑफ होगा। अब हमारा इंडोर डिवाइस होगा वही खाली चालू रहेगा, बाहर का जो आउटर डिवाइस है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर उसको चाहिए, हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था वो हमें ऑलरेडी एसी ने दे दिया है। मीन्स व्हाट, अब रूम का टेम्परेचर 25 है, जब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक इसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं। जब तक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तब तक कट ऑफ होगा नहीं, यानी कि बाहर वापस शुरू होगा नहीं। मीन्स व्हाट, ये एक टाइप का डिवाइस है जनरली कि जहां हमें टेम्परेचर के साथ ऑटो कट ऑफ या ऑटो रन ऑफ, यानी कि ऑटो स्टार्ट एंड ऑटो कट ऑफ का यूज करना होता है, उसके अंदर हम जनरल थर्मिस्टर का यूज करते हैं बच्चों। आई होप आप क्लियर है बच्चों, आपको डाउट क्लियर के टॉपिक्स में। थर्मिस्टर एक्स्ट्रा टॉपिक, इट इज हीट सेंसिटिव डिवाइस। रेजिस्टेंस उसकी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। किससे बना होता है? तो मेटालिक ऑक्साइड से बना होता है, और यूज होता है वो कंट्रोलिंग इंडस्ट्री एंड टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस में ये बच्चों यूज हो रहा होता है। आई होप क्लियर, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते एक नए टॉपिक के साथ जो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड सीरीज। यानी कि जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर लगा देंगे, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के बाद उसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती है वो क्या होती है। आई होप यू ऑलरेडी लर्न इन द 10th स्टैंडर्ड्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते 10th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक्स था कि रेजिस्टेंस को जैसे सीरीज में हम लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है। मैं आपको बहुत इजी से ट्राई कर, वैसे आपको मैंने ऑलरेडी, जैसे मेरे स्टूडेंट है उसको तो पता है कि ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो। तो सीरीज में लगाते हैं, चलो कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। तो इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है जिसका वोल्टेज है V। तीनों 3 रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है R1, R2 एंड R3। करंट जो पास हो रहा है वो करंट है I। याद रखो बच्चों, यहां जो डिवाइस है वो सीरीज में है। अब सीरीज का मीनिंग क्या कि एक ही रास्ता, और एक रास्ता यानी कि सेम करंट। तो आपको ये एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए सेम क्या है। तो करंट जो है वो सेम है, इस डिवाइस के अंदर करंट क्या है, सेम है। तो चेंज क्या होगा कि हर एक रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट वो अलग अलग है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है वो अलग अलग वोल्टेज में क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड होगा। तो हम तीनों का V1, V2, V3 ले लेते हैं तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट। वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। तो समझ लो कि इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V1 है, इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो I है, रेजिस्टेंस उसका R1 है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला के हिसाब से V1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, IR1। क्यों? क्योंकि करंट सेम है इसलिए हम I ही लिखेंगे। सिमिलरली V2 सेकंड वोल्टेज IR2, V3 IR3, यानी कि यहां हमें तीनों 3 रेजिस्टेंस के वोल्टेज मिल गए हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ओवरऑल अब समझ लो कि ये तीनों 3 को हम रिप्लेस कर दे एक ही रेजिस्टेंस के अंदर। तो मुझे कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यूज रखनी होगी यहाँ। तो समझ लो मुझे R रेजिस्टेंस रखना है, वोल्टेज सेम है, करंट सेम है। तो ये जो R है वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो R इक्विवेलेंट यहाँ यदि लिख, टोटल वोल्टेज V है, करंट I है, तो R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो टोटल वोल्टेज, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना होगा बच्चों, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1, V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, IR, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, इसके लिए हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे। V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब हम क्या करेंगे, सभी में से I कॉमन निकाल देंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ब्रैकेट में I क्या कर देंगे बच्चों,
कट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला मुझे R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप क्लियर है, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। ये मिला आपको सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, श्योर। तो बहुत इजी था टॉपिक, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज रिपीटेड टॉपिक है। तो डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल को ले लेते हैं। सीरीज का फायदा ये है कि यहाँ वैसे तो कुछ फायदा है नहीं ओके, गैर फायदे ही है सारे, तो पैरेलल के फायदे होते हैं वो हम देखते हैं आगे ओके। तो पैरेलल में कैसे सर्किट को ज्वाइन करेंगे, तो बच्चों यदि समझ लो कि 3 रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे लगाया, जिसका वोल्टेज है V, तो आप देख सकते हो हर एक रेजिस्टेंस है उसका एंड पॉइंट सेम है, मींस व्हाट, सभी का वोल्टेज सेम होगा। लेकिन जो करंट यहाँ I पास हो रहा है वो तीनों तीन के अंदर डिवाइड हो जाएगा। समझ लो इसका ये I1, ये I2 और यहाँ करंट पास होगा I3। तो I1, I2, I3 ये जो करंट I है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कितने, I1, I2 एंड I3। अब यहाँ देख सकते करंट तो डिफरेंट है, तो सेम क्या है बच्चों, तो वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है यहाँ, सेम है, वी आर सेम। तो डिफरेंट क्या है बच्चों, करंट। तो जो वैल्यू डिफरेंट है तो उसको हम ले लेते, I इज इक्वल टू वी बाई आर, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला है ना, उसमें यदि I को मेन बना लो तो V बाई आर। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R3, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आई होप लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे टोटल करंट। तो टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 V बाई R2 और I3 V बाई R3। अब सभी में से यदि मैं V को कॉमन निकाल लूं, V को यदि मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब समझ लो V हो जाएगा कट। सो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपको मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये हमें क्या मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट्स, श्योर। अब ये मिला आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। मैं आपको बात कर रहा था रेजिस्टेंस के गैर फायदे, सॉरी सीरीज के गैर फायदे और पैरेलल के फायदे, सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो पहला चीज तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम हाई होगा, तो करंट जो होगा वो एकदम लो होगा। तो सबसे ज्यादा मेन गैर फायदे ये है कि हमें कम करंट मिलता है कंपेयर टू सीरीज, सॉरी कंपेयर टू पैरेलल। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी क्योंकि रेसिप्रोकल हो रही 1 अपॉन आर, रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल वैल्यू क्या ऑलवेज हो जाएगी कम, तो करंट क्या होगा यहाँ ज्यादा होगा। दूसरा फायदा ये है कि पैरेलल के सीरीज के अंदर यदि कोई एक रेजिस्टेंस ऑफ हो जाए तो बाकी के रिमेनिंग सारे ऑफ हो जाएंगे, और यहाँ क्या होगा, कोई एक बंद हो जाएगा, कोई एक बंद हो जाएगा तो बाकी सारे क्या रहेंगे, चालू रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा है पैरेलल का, और ये सबसे बड़ा गैर फायदा है सीरीज का। आई होप समझ में आ रहा है। आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ सीख लिया, नया कुछ है नहीं। तो अब हम ज्यादा टाइम रेजिस्टेंस सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल में ना वेस्ट करते, डायरेक्टली थोड़े से न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर्स के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं आपको अभी कराने वाला हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, वो बहुत इजी एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक JEE लेवल का न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। मींस व्हाट, हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा वो JEE का लेक्चर होगा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो बच्चों प्लीज इसको 100% फोकस के साथ इस टॉपिक को समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आपके दिमाग के द्वार ओपन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा
दिमाग का दही होने वाला है बच्चों। हाँ, लेकिन यदि आपने इंटरेस्ट लिया, आपने इन्वॉल्वमेंट लिया, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ इट विल बी द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर योर लाइफ ऑल्सो, नॉट दिस स्टैंडर्ड, नॉट दिस ईयर, बट फॉर योर लाइफ। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर आपको इतना लेवल से, इतना बेसिक कंसेप्ट के साथ रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथड के साथ, जो मैथड मैंने खुद इंजीनियरिंग में सीखी थी, उस मैथड का मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे मैथड मैंने खुद सीखी, अलग अलग वीडियोस देख के, अलग अलग बुक्स रीड करके इसका कॉम्बिनेशन किया और बाद में उसका एक ग्राफ बना, सॉरी उसका एक पैम्पलेट बनाया है। वो मैथड की एक न्यूमेरिकल्स के एक बंच मैंने 10-12 पेज बनाया है, जो आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों। प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फॉर योर लाइफ। ओके, सो अभी यहाँ हम देखेंगे बहुत बेसिक से ऑप्शन, बहुत बेसिक से चैप्टर न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो हम पहले सीरीज वाले को एक क्वेश्चन ले लेते, अपने हिसाब से मैं न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ बच्चों। जैसे समझ लो 3 रेजिस्टेंस है, उसको मैंने सीरीज में लगाया, 3 रेजिस्टेंस है, उसको मैंने सीरीज में लगाया। उसका जो वोल्टेज है वो है V, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है V। रेजिस्टेंस है 4, 3 एंड 5 ohms, 4 ohms, 3 ohms एंड 5 ohms। वोल्टेज जो दिया हुआ है वो है 12 वोल्ट, वोल्टेज है 12 वोल्ट। पता है आपको सीरीज में तो क्या डिफरेंट होगा, वोल्टेज सभी का अलग अलग होगा, तो सेम क्या होगा, सभी में से सेम करंट पास करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को पूछा है, क्या फाइंड करने को पूछा है बच्चों, तो फर्स्ट फाइंड करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। फर्स्ट क्या फाइंड करनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी। दूसरा फाइंड करना है करंट I इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है वो, और हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करना है। तो बच्चों देखते हैं हम, सिमिलरली बाद में मैं एक क्वेश्चन लूंगा पैरेलल का। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन के बाद 2-3 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, जो देख लीजिए, प्रैक्टिस करो, बाद में हम देखेंगे नए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस, तीनों के 3 रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज के अंदर है, तीनों के 3 रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ सीरीज के अंदर है, 4, 3 एंड 5। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ R का फॉर्मूला मिलेगा R1 R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस का एक सीरीज के लिए फॉर्मूला यही होता है। R1 R2 R3 की वैल्यू डाल देते, 4, 3 एंड 5, 4, 3 7 ने 5 12 ohms। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला बच्चों, 12 ohms। अब ये फर्स्ट तो हो गया, सेकंड करंट फाइंड कर लेते। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या है, V बाई R। टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 12 ohms, तो करंट मिला हमें 1 एम्पियर। क्यों, 12-12 हो जाएगी कट। थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों, वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का खुद का वोल्टेज कितना होगा। तो यदि आपको बच्चों याद हो, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था सीरीज रेजिस्टेंस में, हर एक का खुद का वोल्टेज होगा V1 इज इक्वल टू IR1। I जो कॉमन होगा सभी के लिए, R1 जो स्पेसिफिक वैल्यू है उस रेजिस्टेंस की। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ ये टॉपिक के अंदर डाल देंगे, ये कि V1 इज इक्वल टू IR1। I तो पता है हमने 1, रेजिस्टेंस R1 कितना है बच्चों, तो 4, तो आंसर आएगा 4 वोल्टेज, है ना, इजी, श्योर। सिमिलरली V2 बोलो बच्चों, IR1, I की वैल्यू क्या है 1, R1 क्या वैसे IR2, राइट। सो R2 की वैल्यू है 3, 3 1 जा 3, तो आंसर आएगा 3 वोल्ट। V3 खुद करो और आंसर कमेंट्स करो प्लीज। सारे बच्चों यदि देख रहे हो तो कमेंट्स कर दो, इसका आंसर क्या आता है प्लीज। ओके, आप कमेंट करो तो मुझे भी पता चले कि आप देख रहे हो और इन्वॉल्वमेंट के साथ देख रहे हो, वैसे देखने के लिए नहीं देख रहे हो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, पैरेलल वाला को एक सम। ओके, पैरेलल वाला को एक सम ले लेते हैं हम। समझ लो कि 3 रेजिस्टेंस है,
तीनों को मैंने पैरेलल में अरेंज किया हुआ है, तीनों रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में अरेंज किया है। अब बच्चों यहां ध्यान दो कि हर एक रेजिस्टेंस जो है उसके वैल्यूज है 4, 3 एंड 6, यानी कि ये सारे रेजिस्टेंस में लिख देता हूं 4 ohms, ये है 3 ohms और ये है 6 ohms। करंट जो पास हो रहा है आई वो तो पता नहीं है, लेकिन वोल्टेज हमें दिया है 24 वोल्ट, वैल्यू क्या है वोल्टेज की 24 वोल्ट। फाइंड क्या करना है बच्चों, तो फाइंड करना है तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट है। तो पहले बच्चों क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। दूसरा फाइंड करना है वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना हो, सारे रेजिस्टेंस में करंट कितना है और टोटल करंट भी यहां एक्स्ट्रा फाइंड करना है बच्चों। इजी टॉपिक है, पहले तो हम ले लेंगे टॉपिक का फॉर्मूला 1/R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए फॉर्मूला बनेगा R 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। R1, R2, R3 जो 1/4, 1/3, 1/6 जो दिया है वो डाल देते बच्चों। अब यहाँ 6 LCM है, नहीं 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 4 है, 3 एंड 6 का LCM होगा 12 और हर बच जाएंगे सभी के 12। सो 4 3 जा हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 12 क्या हो जाएगा 3 4 7 और 9 9 12 9/12। तो रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू हम निकाले सो R इज इक्वल्स टू 12/9। R की वैल्यू क्या मिली 12/9, तो 3 3 जा और 3 4 जा, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 4/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल आंसर मिल गया आपको, फर्स्ट का आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 4/3 ohms। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला बच्चों 4/3 ohms। दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल वोल्टेज 24 है, हर एक का खुद का वोल्टेज कितना होगा। तो बच्चों पैरेलल के अंदर मैंने आपको सिखाया था वोल्टेज विल बी सेम, तो हर एक का खुद का रेजिस्टेंस ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वही होगा, तो वोल्टेज 24 फॉर ईच रेजिस्टेंस। थर्ड फाइंड करना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक का खुद का करंट फाइंड करना है बच्चों। तो स्पेसिफिक करंट यदि फाइंड करना है तो करंट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करंट I V/R1। V की वैल्यू क्या है बच्चों 24, तो करंट I1 ये जो करंट है 4 ohms में I1 वो मिलेगा 24/R1 की वैल्यू क्या है R1 4, तो 4 6 जा 24, तो 6 एम्पियर। ओके I2 कितना मिलेगा तो V/R2, V की वैल्यू 24/3, तो 3 8 जा 3 है ना, ये क्या है I2। अब I3 मुझे फाइंड करना है, तो I3 क्या मिलेगा, तो I3 इज इक्वल्स टू V/R3, V की वैल्यू है 24, R3 6, तो 4 एम्पियर। तो बच्चों टोटल करंट क्या मिलेगा, तो हम दो फॉर्मूला टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना था 24 और फाइनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 24 इंटू 3/4, 4 6 जा, तो 6 3 जा क्या होगा बच्चों टोटल करंट I इज इक्वल्स टू 18 एम्पियर। तो बच्चों ये टोटल करंट I इज इक्वल्स टू हमें मिला 18 एम्पियर। आई होप सभी को डाउट नहीं है, क्लियर श्योर। तो ये हमने दो सम्स लिए थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके अंदर हर एक का वोल्टेज हर एक का करंट कैसे फाइंड करते हैं, और ये लिया पैरेलल। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंस ऐसे करूं तो ये दो सम में से कोई भी सम को आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया है। वापिस हम पूरा का पूरा लेक्चर्स एक बार देख लेते हैं।
तो हमने जैसे स्टार्टिंग किया टॉपिक टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस एंड कोएफिशिएंट एंड टेम्परेचर क्या क्या है रिलेशन। तो ये फॉर्मूलाज था, आरएफ वाला आपको पता ही है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। ओके, वो फॉर्मूला हमने लिया, उसमें से अल्फा को मेन बना लिया, तो अल्फा का एक नया फॉर्मूला मिला। एक न्यूमेरिकल्स किया, न्यूमेरिकल्स में वो जो दो फॉर्मूलाज थे उसमें से हमने यूज कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक था थर्मिस्टर, कहाँ यूज होता है वो देखा। सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज 10 स्टैंडर्ड में आ चुका, R1 R2 R3 एडिशन होगा, पैरेलल में 1/R1 1/R2 R3 हो जाएगा। और एक दो न्यूमेरिकल्स लिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक सीरीज एंड एक पैरेलल। हर एक रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज करंट फाइंड किया हमने। आई होप सो आज का लेक्चर आई होप आपने एंजॉय किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों रेजिस्टेंस के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड सिंपल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से। इट विल बी द 2 और 3 लेक्चर्स, 2 से 3 लेक्चर्स चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है और JEE नीट के लिए मोस्ट IMP टॉपिक है। और यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो सर्किट नेटवर्क नाम का एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट आएगा, जिसके अंदर आपको इस टाइप के रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल के इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सभी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग एंड IMP टॉपिक, इसके लिए मैं आपको डिटेल्स के अंदर सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में अंदर। तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया। तो बाय। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड IMP क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से। मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड बी सेफ। ओके बाय।